हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 36 को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक अपने सोनम मैम के साथ बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें, हमारा चैनल सर्च करना हो तो ऑटो एग्जाम सटा के लिखना है, तभी आपका यह चैनल मिल पाएगा। अगर अलग अलग लिख लेंगे तो नहीं मिलेगा। यह भी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो प्रोटीन की बात की तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण माना जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? शरीर का निर्माण माना जाता है। वही अगर बात करें, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव शरीर में आवश्यक प्रोटीन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो प्रोटीन कई प्रकार के पाए जाते हैं शरीर में, लेकिन जो आवश्यक होते हैं वह सिर्फ 22 प्रकार के होते हैं। यह आपको याद रखना है। बात करेंगे प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो रॉड्स यहाँ पे लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो रॉड्स जोनन मुल्डर एक व्यक्ति थे। इन्होंने 1837 में प्रोटीन की खोज की थी। लेकिन प्रोटीन नाम किसने दिया था, यह पूछा जाए तो प्रोटीन नाम दिया गया था किसके द्वारा, याद रखिएगा, वह दिया गया था जॉन जैकब के द्वारा। जॉन जैकब, ठीक है, इनके द्वारा प्रोटीन नाम दिया गया था प्रोटीन को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम आपका एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की। किसकी आपकी उपाधि धारण की थी? तो शेर खान जो कि बिहार, जो आपका दक्षिण बिहार था, वहाँ का वास्तविक शासक बना। उसके बाद उसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें सबसे सर्वोच्च कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान, न कि सर्वोच्च न्यायालय। संविधान जो है यह सबसे बड़ा होता है आपके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। वहीं अगर बात करें तो आज हम संविधान से संबंधित काफ़ी 2-3 पॉइंट क्लियर करने वाले हैं आपके बीच। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर हम बात करें संविधान बनने में कितना समय लगा, तो आप सभी जानते हैं कि 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। वहीं अगर बात करें कि यह संविधान की बात करें तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने संविधान बनने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, संविधान बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, न कि उन्होंने संविधान लिखा था। तो वहीं अगर बात करें कि संविधान लिखा किसने था, तो प्रेम बिहारी रायजादा एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा यह संविधान लिखा गया था, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि पहली बार संविधान का जो विचार दिया था किसने दिया था, तो यमयन रॉय एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा संविधान का विचार दिया गया था कि संविधान होना चाहिए, ठीक है। यह सभी बातें यहाँ पे याद रखनी है, आपको हर जगह नहीं मिलने वाली। आप जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट भी समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे अगर देखें कि जो संविधान है, संविधान का जनक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो संविधान का जननी किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जननी ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। यह भी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF यानी सेंट्रल क्या हो जाएगा आपका, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका पूरा नाम जाता है। और इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नीना सिंह हो जाती हैं। नीना सिंह CISF की पहली महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। वहीं अगर बात करें CISF का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित हो जाता है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 10 मार्च 1969 यानी 1969 में इसकी स्थापना की गई थी CISF की, याद रखिएगा। और यह CISF में आप किसके थ्रू आप इसमें भर्ती ले सकते हैं, CISF की नौकरी कैसे कर सकते हैं, जब आप SSC GD को क्वालिफाई करेंगे। SSC GD को क्वालिफाई करेंगे, फिर आप इसके अकॉर्डिंग आप CISF में सर्विस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, टीबिया नामक हड्डी
किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी आपकी टांग में पाई जाती है। टांग में जो हड्डी पाई जाती है उसे टिबिया कहा जाता है। आपको बता दें, ऐसी आपकी कई हड्डियां पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो आपका स्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जो आपका स्टेपिज हड्डी है यह पाई जाती है आपके कान में, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है आपके कान में, उसे स्टेपिज कहा जाता है। वहीं आपसे पूछे कि फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फीमर हड्डी पाई जाती है आपके जांघ में, जो कि आपके शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। यह सभी हड्डियों आपसे भी पूछी जाती है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। टिबिया नामक जो हड्डी है वह टांग में पाई जाती है। स्टेपिज जो कि कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी है शरीर का। वही फीमर सबसे बड़ी हड्डी है जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, या ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी इससे पढ़े, और भी जो बच्चे हैं आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस क्लास से अपनी कुछ नॉलेज गेन कर सकें। तो ऐसा आप लोग शेयर जरूर किया करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है अस्थियों को और पेशियों को आपस में। वहीं अगर बात करें कि जो अस्थि है, अस्थि कौन जोड़ता है? यानी कि जो आपकी हड्डी है, हड्डी क्या, अस्थि को ही हड्डी कहते हैं ना, तो हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है? यानी अस्थि को कौन जोड़ता है? तो वह हो जाता है कौन सा? तो लिगामेंट। वह लिगामेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जीवों में अनुवांशिक भिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। तो जीवों में जो अनुवांशिक विभिन्नता देखने को मिलती है वह उसका मूल स्रोत क्या होता है? तो उत्परिवर्तन होता है। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्परिवर्तन यानी आपके म्यूटेशन के द्वारा जीवों में आपके आपके जो अनुवांशिकता के अनुसार आपका विभिन्न समानता देखने को मिलता है। तो यह आपका उत्परिवर्तन की वजह से यानी म्यूटेशन की वजह से होता है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अमरावती नदी किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है? तो अमरावती नदी जो कि आपके कावेरी की दक्षिणी सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, अमरावती की बात करें तो अमरावती कावेरी की सहायक नदी हो जाती है। और साथ ही अगर बात करें तो अमरावती कहाँ से निकलती है? तो अमरावती आपके आंध्र प्रदेश से निकलती है। वहीं अगर बात करें कि जो यह कावेरी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी निकलती है कर्नाटक के कुर्ग जिले से, कर्नाटक के कुर्ग के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और कावेरी नदी पर ही बनी आपके मेट्योर परियोजना हो जाती है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कावेरी, अमरावती की जो सहायक नदी है वह कावेरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा आपका दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोनों बातें याद रखिएगा। वहीं अब हम बात करेंगे दामोदर नदी के उद्गम के बारे में। तो दामोदर नदी की बात करें, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार झारखंड से होता है और यह आपके दो जिलों के बीच से, दो राज्यों के बीच से होकर बहता है। कौन कौन से? एक तो आपका झारखंड, दूसरा आपका बंगाल। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच ये बहता है दामोदर नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाती हैं? बोकारो, बराकर और कोनार नदियाँ आपकी दामोदर नदी की सहायक नदी हो जाती हैं। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। इतना डिटेल कोई नहीं बता दोस्तों जितना डिटेल हम बता रहे हैं, तो आप लोग इस डिटेल की वैल्यू किया करिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके कई क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, आपको कई क्वेश्चन के आंसर मिल जा रहे हैं। तो इससे बढ़ के बात आपको क्या होना चाहिए? आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज की जरूरत होती है ना। आप कहीं से भी ये नॉलेज या ज्ञान करिए, सबसे ज़्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में, तो आप जीके जीएस खूब अच्छे से पढ़िए और इसमें आपको अच्छे से अपना मार्क करना है। अगर आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपका बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, आपका बढ़िया रैंक आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो आप सबको हम यहाँ पे बता दिए, जितने भी लोग आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए यहाँ पे जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का डेली यह प्रैक्टिस सेट होता है। और इस प्रैक्टिस सेट में से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं और कितना नहीं, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। आप सबकी कितनी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके इस प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप लोग बताया करिए। और यह आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग थोड़ी तो गुरु दक्षिणा में या फिर अपने सोनम मैम की मेहनत को समझा करिए और थोड़ी लाइक और इसे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए चलते हैं आगे, नहीं तो आप कहेंगे मैडम कुछ ज़्यादा ही बात कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि
क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है कि शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी, तो यह हो जाते हैं आपके हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है, हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन को माना जाता है यह कि हिंदू शासक का यह अंतिम शासक रहा आपका हिंदू शासक, जो कि हर्षवर्धन रहा। वहीं अगर बात करें कि यह अंतिम सम्राट रहा हिंदू धर्म का, वहीं अगर बात करें जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे, कौन थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाते हैं बाणभट्ट। ठीक है, कौन, बाणभट्ट हो जाते हैं। और बाणभट्ट ने कई रचनाएं की, 2 रचनाएं की। एक तो कादम्बरी लिखी इन्होंने और दूसरा लिखा था कौन सा, तो हर्षचरित। हर्षचरित लिखा तो इन्होंने हर्षवर्धन के जीवन चित्रण को दिखाया है हर्षचरित में। और जो कादम्बरी इनकी पुस्तक है बाणभट्ट की, उसमें आपका कादम्बरी को भारत का पहला उपन्यास बताया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि जो यह आपका हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने स्वयं 3 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन से, एक तो आपका नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, यह 3 पुस्तक हर्षवर्धन ने खुद लिखा था। और 2 पुस्तक बाणभट्ट और कादम्बरी उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षवर्धन की शासनकाल में ही चीनी यात्री कौन आया था, ह्वेनसांग भारत आया था, जो कि 15 वर्षों तक भारत में रहा। और उसने एक पुस्तक लिखी सी यू की पुस्तक आपके किसकी हो जाती है, तो हर्षवर्धन की हो जाती है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको हर्षवर्धन के बारे में याद रखना है। यह वर्धन वंश का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वह अरब प्रायद्वीप हो जाता है। अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अरब प्रायद्वीप में कौन कौन सी कंट्री आती है, जैसे आपका कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, और यमन, दक्षिण इराक और जॉर्डन जैसे देश आपके शामिल हैं किसमें, अरब प्रायद्वीप में। ठीक है, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा गया, तो अरब प्रायद्वीप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है दोस्तों, यह आपके किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह लद्दाख में स्थित हो जाता है। कहाँ पे, लद्दाख में। वहीं अगर बात की काराकोरम दर्रा, तो यह तो जम्मू कश्मीर में हो जाता है, JNK में। वहीं अगर बात की लिपू लेक दर्रा और नीति दर्रा, यह दोनों आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं, नीति, लिपू लेक, जो नीति लिपू लेक हो जाते हैं आपके दर्रे, वह आपके उत्तराखंड के हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। और ऋग्वेद में बात करते इसमें आपके 10 मंडल हो जाते हैं। और ऋग्वेद की बात की जाए, ऋग्वेद को किसने लिखा था, तो यह विश्वामित्र, वासुदेव मित्र, अग्नि, भारद्वाज आपके, और इसके साथ ही आपके वशिष्ठ देव भी इसके रचनाकार हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें, यह सबसे पुराना वेद हो जाता है। नवीनतम वेद की बात करें तो अथर्ववेद हो जाता है। और अगर बात करें कुल कितने वेद हैं, 4 वेद पाए जाते हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसकी राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का शासक था यह चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज, जो कि एक आपका यूनान रहने वाला यूनानी था, मेगास्थनीज, इसने भारत आपके कहाँ पे आया था, तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक लिखी है, जिसमें आपके चंद्रगुप्त के शासन के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में क्या किया था, इसने जैन धर्म को अपना लिया था। और यह कहाँ से आपको पता चलता है, तो जैन साहित्य में यह वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। और इसने कर्नाटक के सरवरबेलगोला में जाकर संलखन विधि से अपनी मृत्यु कर ली। संलखन विधि से मृत्यु हुई थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य की। और संलखन विधि होती क्या है, यानी जो आपकी धीमी भूख के कारण मृत्यु हो उसे संलखन विधि कहा जाता है। तो इसके द्वारा आपकी यह मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य का, याद रखिएगा। ये आपका वास्तविक या चंद्रगुप्त मौर्य का शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, थॉमस कप का संबंध किस खेल से हो जाता है। अगर आपने
खेल से संबंधित जो आपके कप ट्रॉफियां हैं उनसे संबंधित हमने O2 एग्जाम, जो आपका अपना चैनल है O2 एग्जाम्स, आप ऐसे सटा के लिखना O2 एग्जाम, नहीं तो आपको सर्च नहीं मिलेगा। तो O2 एग्जाम अगर आप सटा के लिखते हैं तो आपको यह चैनल तुरंत मिल जाएगा। तो O2 एग्जाम जो चैनल है उस पर आपका खेल से संबंधित कप ट्रॉफियाँ, खेल से संबंधित शब्दावली, ये सारे वीडियो पड़े हुए हैं, हमने यहाँ पे आपका डाला गया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ से जाइए और इसको थॉमस कप, जिससे जो आपका थॉमस कप किस खेल से संबंधित हो जाता है, ऐसे आपका होता है ना, क्वेश्चन बनता है। तो यानी जो खेल से संबंधित ट्रॉफियाँ कप हैं वह सबने हमने यहाँ पे वीडियो बना के डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा उसे जरूर देखिएगा, उससे भी आपका संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं थॉमस कप का संबंध किस खेल से हो जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। थॉमस कप का जो संबंध है वह बैडमिंटन से हो जाता है। वहीं अगर बात करें कि जो यह आपका बैडमिंटन है वो उसमें आपके थॉमस कप, सुदीरमन कप भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आपका कौन कौन सी ट्रॉफियाँ चलती हैं, तो क्रिकेट के लिए आपकी देवधर ट्रॉफी आपकी कौन सी हो जाती हैं, तो देवधर ट्रॉफी, एशिया कप, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सभी आपकी क्रिकेट खेल से संबंधित जाती है। अब पोलो की बात करें तो पोलो में एकमात्र ट्रॉफी है कौन सी, आपकी राधा मोहन कप, यह आपके पोलो खेल से संबंधित हो जाता है। वहीं फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में आपका सुब्रोतो कप और मड्रेका कप, फीफा कप, यह सभी आपके फुटबॉल से संबंधित जाता है। तो ये सभी ट्रॉफी और कप आपको याद रखने खेल से संबंधित। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है रन छोड़ शब्द किस खेल से संबंधित है। खेल नहीं है यहाँ पे, आपसे व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो रन छोड़ शब्द किस से संबंधित है या आपने बताना है। तो रन छोड़ की बात करें तो यह सोचेंगे आप कैसा क्वेश्चन है, यह मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान से बस पढ़ते चलिए। यहाँ पे बात करें तो रन छोड़ जो है वह किससे संबंधित है, मोरारजी देसाई से संबंधित हो जाते हैं। अब मोरारजी देसाई से कैसे संबंधित हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो रण छोड़ यह शब्द है यह इनके पिता का नाम था। रण छोड़ शब्द इनके जो यहाँ दिया गया है, तो रण छोड़ इनके पिता थे। ठीक है, तो मोरारजी देसाई के पिता कौन थे, रण छोड़, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोरारजी देसाई की बात की, यह भारत देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुने गए थे। वहीं अगर बात करें कि मोरारजी देसाई जो थे इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो भारत रत्न इन्हें 1990 में दिया गया था। और यह एक ऐसे व्यक्ति जाते हैं मोरारजी देसाई जिन्हें आपके दो देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। इन्हें तो भारत का भारत रत्न दिया ही गया था, साथ ही पाकिस्तान के द्वारा इन्हें निशान-ए-पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था। और यह देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यह FG बेंटिंग के द्वारा किया गया था इंसुलिन का आविष्कार। मधुमेह की बात करें जिसे हम डायबिटीज या फिर शुगर की बीमारी भी कहते हैं। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को, बात करें 14 नवंबर को आपका मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और यह आपके जो मधुमेह से रोग से ग्रसित व्यक्ति है और मधुमेह के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 14 नवंबर को प्रतिवर्ष आपका मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और इस दिन यह FG बेंटिक जिन्होंने मधुमेह की खोज की थी, मधुमेह की इंसुलिन का, उनके जन्म दिवस के रूप में यह मनाया जाता है आपका मधुमेह दिवस। मधुमेह कैसे हो जाता है, आप सभी जानते हैं कि भारत में इस समय देखा जाए तो जो शुगर की बीमारी है या आपका मधुमेह की जो बीमारी है, सबसे ज़्यादा आपका ब्लड शुगर देखने को मिलता है आपके हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में देखा जाए तो बात करेंगे यहाँ पे। तो जो आपका शरीर, अगर बात करें जो आपका शुगर होता है, शुगर लेवल, इंसुलिन का कार्य क्या होता है, इंसुलिन का कार्य यह होता है कि वह आपके जो आपका शुगर लेवल वह आपके हर ब्लड के माध्यम से हर शरीर तक पहुंचाता है। ग्लूकोज को शरीर के माध्यम से हर आपके भाग में पहुंचाता है आपके ब्लड के माध्यम से। और यह इंसुलिन आपका स्रावित कौन करता है, तो यह आपकी जो स्थित आपका पैंक्रियाज में उपस्थित ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वह कौन बढ़ाता है, तो यह आपका इंसुलिन स्रावित करता है। और इंसुलिन जो है आपकी जो पैंक्रियाज में स्थित इंसुलिन है वह आपकी जब इंसुलिन स्रावित नहीं करता है पैंक्रियाज, तब क्या होता है, ग्लूकोज होता है वह आपके शरीर में तेजी से बढ़ने लगता है, तो यह आपका मधुमेह हो जाता है। और जो यह पैंक्रियाज है उसमें आपकी जो बीटा सेल होती है वह आपके ग्लूकोज जो होता है आपका उसको स्रावित करती है, यानी कि आपके
जो होता है आपका कौन सा, तो इंसुलिन को स्रावित करती है। ठीक है, जब इंसुलिन स्रावित कम कर देती है तो यह आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है आपके शरीर में, और इसे ही आपका मधुमेह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपसे पूछा है कौन सा रोग अनुवांशिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया। कैंसर अनुवांशिक नहीं होता, पेचिस अनुवांशिक नहीं होता, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है, और यह आपका अधिकतर पुरुषों में देखा जाता है। किसमें, तो पुरुषों में होता है। और अगर बात करें यह पुरुषों में ही क्यों होता है और महिलाओं क्यों नहीं, तो महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। अधिकतर यह पुरुषों में होता है हीमोफीलिया रोग। और हीमोफीलिया की बात करें, इसे क्या कहा जाता है, इसे रक्त पैतृक रक्त भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, आपका रक्त जब चोट लगता है ना, तो वह जो ब्लड होता है वह आपका जमता नहीं, बल्कि यह बहता हुआ चला जाता है, बहता हुआ चला जाता है, जमता ही नहीं। और इससे क्या होता है, अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है आपका, और यह अनुवांशिक एक दूसरे से आपके माता पिता से आपके पुरुषों में ही जाता है, जो आपके बच्चे होंगे उसमें जाएगा, तो यह आपका अनुवांशिक रोग हो जाता है। और इसके जागरूकता के लिए आपका 17 अप्रैल को प्रति वर्ष आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कहवा यानी कि जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी की जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वह कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक इज द राइट आंसर। और कॉफ़ी बोर्ड कहाँ स्थित है, तो कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है वह कर्नाटक में स्थित हो जाता है। कॉफ़ी के लिए सबसे आपका बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है कॉफ़ी उत्पादित के लिए, तो यह आपकी जो लेटेराइट मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी जो कि आपके लेटेराइट मिट्टी कॉफ़ी और चाय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मिट्टी हो जाती है, जो काफ़ी उत्पादित मिट्टी हो जाती है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को आपका क्या मनाया जाता है, कॉफ़ी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आपका कॉफ़ी का मुख्यालय आपके कहाँ पे स्थित हो जाता है, तो कर्नाटक में। और अगर बात करें कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अधिक हो जाता है आपका कर्नाटक राज्य। और चाय उत्पादन में टॉप पे कौन सा उत्पादित राज्य है, तो याद रखिएगा हो जाता है आपका असम। वहीं अगर बात करें रबड़ उत्पादन में टॉप पे राज्य कौन सा हो जाता है, तो यह हो जाता है आपका केरल। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो यह हो जाता है आपका मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हो जाता है। और इस क्वेश्चन से हम कई पॉइंट आपके सॉल्व करने वाले, जैसे कि यहाँ पे आपका भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई जाता है, तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई सबसे बड़ा आपका पुराना कृत्रिम बंदरगाह हो जाता है। वहीं अगर बात करें सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाता है, विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि सबसे नवीनतम बंदरगाह कौन सा हो जाता है, तो जो सबसे नया बंदरगाह हो जाता है वह हो जाता है मैंगलोर, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो मैंगलोर बंदरगाह सबसे नवीनतम बंदरगाह हो जाता है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है बंदरगाह से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1996 में, अगस्त 1996 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानांतरीकरण किस राज्य में हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ था आपके कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक इज द राइट आंसर। रेशम सबसे ज़्यादा आपका उद्योग जो रेशम उद्योग है वह सर्वाधिक स्थानांतरित कहाँ पे किया गया स्थानांतरीकरण, तो कर्नाटक में इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है, तो यह तो स्टॉक मार्केट से हो जाता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, बुल एंड बियर। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं अगर बात करें कि जो यह शेयर बाजार है, शेयर बाजार को रेगुलेट कौन करता है, तो यह आपका स्टॉक एक्सचेंज को, जो आपका स्टॉक मार्केट है शेयर बाजार, इसको रेगुलेट करता है आपका सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो 12 अप्रैल को की गई थी, 12 अप्रैल 1988 को। और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हो जाती है माधवीपुरी बुच। और अगर बात करें कि सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर सेबी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
हिडगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो हिडगल परियोजना है यह आपके घाटप्रभा नदी पर बनी हुई है। और घाटप्रभा की बात करें तो ये जो हिडगल परियोजना है वह घाटप्रभा नदी पे बना हुआ है और यह कर्नाटक राज्य में बना है। यह भी बातें आपको याद होनी चाहिए, किस नदी पे और किस राज्य में स्थित है यह आपका हिडगल परियोजना। वहीं अगर बात करें जो यह घाटप्रभा है वह किसकी सहायक नदी है? तो घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा यह सभी आपकी कृष्णा की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी हो जाती है। और यह जो घाटप्रभा है तो कृष्णा की यह सहायक नदी है। ठीक है, यह बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो यह आपके झारखंड के झरिया में पाया जाता है। झारखंड इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि झारखंड में नेशनल पार्क कौन सा है तो बेताल नेशनल पार्क आपके झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, बेताल नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। वहीं अगर बात करें कि झारखंड के अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो चंपई सोरेन यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और साथ ही गवर्नर की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन है। और झारखंड की राजधानी कौन सी है तो रांची झारखंड की राजधानी हो जाती है। ठीक है, यह राजधानी यहाँ के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जो पहला आपका जल विद्युत केंद्र था वह कहाँ पे किया गया था स्थापित? तो शिव समुद्रम पे किया गया था। शिव समुद्रम एक स्थान हो जाता है जो कि कहाँ पड़ता है आपके, यह तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे कर्नाटक में पड़ता है। शिव समुद्रम कहाँ पड़ता है तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, एक स्थान हो जाता है। और यह आपका प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र हो जाता है शिव समुद्रम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मेट्योर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो मेट्योर बांध आपके कावेरी नदी पे बना हुआ है और कृष्णा नदी पे अलमट्टी बांध बना है। अलमट्टी बांध और मेट्योर इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होता है। आपका अलमट्टी कृष्णा नदी पे बना हुआ है और कावेरी नदी पे मेट्योर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबा खनिज का जो सबसे बड़ा भंडार है वह आपके राजस्थान में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक आवास है किसके लिए? तो एशियाई हाथियों का यह प्राकृतिक आवास हो जाता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में और भी नेशनल पार्क स्थित हैं जैसे कि आपका कौन कौन सा, तो यह एक तो हो जाता है आपका राजाजी नेशनल पार्क, दूसरा हो जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क हो जाता है। यह 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर पहले आपका हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, फिर अब जिम कॉर्बेट के बीचों बीच आपकी रामगंगा नदी बहती है तो अब इसका नाम रामगंगा कर दिया गया है। तो याद रखिएगा आपकी राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क, ये सभी आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है साबरमती नदी के किनारे स्थित एक शहर है कौन सा? तो साबर नदी के किनारे जो बसा हुआ एक शहर है वह हो जाता है अहमदाबाद। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह भी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति के संबंध हो जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पे वर्गीज कुरियन हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है यह श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इनकी जन्म दिवस पर 26 नवंबर को क्या कहा जाता है आपका, जिस दिन आपका संविधान दिवस मनाया जाता है उस दिन आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। वहीं विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस जो है आपका 1 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो यह आपके केरल राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा इसे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बखूबी याद हो जाएंगे। आप जहाँ भी बैठेंगे एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप सही आंसर करके आएंगे। ठीक है, तो आपको जो ये क्वेश्चन नया लगता है तो आप इसे लिख लिया करिए या फिर इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे क्लास को तो आपको बखूबी याद हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो शहतूत रेशम उत्पादित करने वाला कौन सा राज्य हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध तेलंगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो टंगस्टन उत्पादन के लिए यह आपका राजस्थान ही टॉप पे है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना यह गोदावरी नदी पे बनी हुई है। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। यह गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। और गोदावरी की नदी की बात की, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह महाराष्ट्र के त्रिंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। और अरब आपके कहाँ पे जाती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्सराय की संधि किस वर्ष हुई थी? वर्सराय की संधि की बात की 1919 में हुई थी। और वर्सराय की संधि को और क्या कहा जाता है? तो इसे आपका आरोपित संधि कहा जाता है, या तो फिर एक लादी गई संधि भी बोली जाती है। यह आरोपित संधि क्यों बोली जाती है? क्योंकि जब आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय यूरोप को शांत कराने के लिए, यूरोप में शांति लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य यही था कि आपके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में शांति की स्थापना का उद्देश्य था यह आपका वर्सराय संधि या फिर आरोपित संधि बोलिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा एक पुस्तक हो जाती है जिसके लेखक हो जाते हैं राजशेखर। ऑप्शन ए इज द राइट, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो आपके एंटोनी वान लीवेनहॉक है, इन्हें सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, निम्न में से कौन सा राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो दोस्तों इनमें से ऐसा कोई राज्य नहीं जिसकी सीमा नेपाल से लगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेपाल की बात की, नेपाल से किसकी सीमा लगती है? तो नेपाल से आपकी 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। यह 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे यूपी लिख देते हैं तो यूपी, ठीक है, इसको पी बना ले, इसको यूपी। तो यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन राज्यों की सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो यह आपका ब्रोमाइन है, ठीक है, ब्रोमीन यह आपका जो बिजली होता है उसका अच्छा चालक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह आपके हॉकी खेल से संबंधित हो जाता है। हॉकी इज द राइट आंसर। वहीं अगर आपसे बोले हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। हॉकी की बात करें तो हॉकी का सबसे बड़ा जो आपका स्टेडियम है वो कहाँ बना हुआ है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि उड़ीसा में बनाया गया है। यह भी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाती है? तो यह हो जाती है आपकी हिंदी। यह तीसरे नंबर की है। वहीं अगर बात करें पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे अंग्रेजी बोली जाती है, क्योंकि विश्व की बात की जा रही है ना, तो अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी, ठीक है। और वहीं अगर बात की दूसरे नंबर पे मंदारिन बोली जाती है। किसकी? मंदारिन, ठीक है। तो विश्व की जो पहली है भाषा वह अंग्रेजी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे मंदारिन बोली जाती है, तीसरे नंबर पे आपकी हिंदी बोली जाती है। यह बोली जाती है जो भाषा, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, रामायण क्रूज सेवा किस नदी पर शुरू की जाएगी? तो यह आपके सरयू नदी पे शुरू की जाएगी रामायण क्रूज सेवा। और सरयू नदी को क्या कहा जाता है? इसे पहले घाघरा नदी के नाम से जाना जाता था, इसका नाम आपका सरयू कर दिया गया है। और यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ जो आपका शहर हो जाता है वह कौन सा हो जाता है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि आपके राम जन्मभूमि है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, 1854 वुड डिस्पैच के किस विषय से संबंधित है? तो यह शिक्षा के लिए यह वुड डिस्पैच आपका लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने कोविड की जो आपकी कोरोना आई थी उसके लिए कोविड वैक्सीन आपका टीकाकरण तैयार करने वाला और शुरू करने वाला यह पहला देश था, अमेरिका। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित रोगों में से जो पानी से प्रदूषित की वजह से नहीं होता है? तो याद रखिएगा
जो हेपेटाइटिस है ना, हेपेटाइटिस यह पानी दूषित होने की वजह से नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर। बाकी जो हैजा होता है पीलिया, यह आपके दूषित पानी के पीने की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को खतरा प्रभावित करती है। ठीक है, निम्नलिखित को प्रभावित करती है, तो याद रखिएगा जो आपकी थैलेसीमिया बीमारी है यह एक आपका जेनेटिक डिजीज हो जाता है, वंशानुगत बीमारी है, और यह आपके किसको प्रभावित करता है, शरीर के किस भाग को, तो याद रखिएगा यह शरीर के दिल को प्रभावित करता है, तो दिल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल इज द राइट आंसर यानी हार्ट। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व शाकाहारी दिवस यह आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है, यह बातें आपको याद रखनी है। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए दोस्तों। और इस वीडियो का पीडीएफ जो मिलेगा आपको यहाँ पे O2 एग्जाम टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाला हुआ है और टेलीग्राम का, तो वहाँ से भी आप आपका ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, तो यहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बेस्ट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।